हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने द लिविंग वर्ड स्टार्ट किए थे, सजीव जगत, जिसमें हम लोगों ने सजीव और निर्जीव के कुछ डिफ्रेंशिएशन देखे थे, विभेदित लक्षण देखे थे कि किस तरह से इन दोनों को हम पहचान सकते हैं, अलग कर सकते हैं। आज हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि जो डाइवर्सिटी है या जो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म्स है, ये इसको डिफाइन करेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की। देखिए, बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता बोलते हैं, जैव विविधता। सबसे पहले तो हम बायोडाइवर्सिटी जो टर्म्स है, शब्द है, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो शब्द है ये एक क्या है, ग्रीक शब्द है। ग्रीक टर्म मतलब शब्द है, जिसमें हम बात करते हैं। ग्रीक शब्द जो है वो दो वर्ड से, इसमें दो वर्ड है। कौन कौन से? एक तो है बायोस और दूसरा हम बात करते हैं इसमें कौन सा, डाइवर्स के है। बायोस मतलब होता है इसका लाइफ और डाइवर्स मतलब होता है इसका कौन सा, फॉर्म होगा। मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की। अगर हम जो शाब्दिक अर्थ है या इसके मीनिंग की बात करते हैं तो सिंपल बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी जो है वो लाइफ फॉर्म से रिलेटेड है। इसका मतलब इसके बेसिस पर हम इसका परिभाषा किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो इस पृथ्वी पर या अर्थ पर जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स, जीव पाए जाते हैं, उसको एक साथ हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं जीवों की जो विभिन्न रूप है उसको एक साथ हम क्या बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो हम बोल सकते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों का विभिन्न रूप बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं जो बायोडाइवर्सिटी जो है उसके शब्दों के आधार पर इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं या डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बायोडाइवर्सिटी वर्ड यूज़ करते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी जो होते हैं इसके एक हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अनुसार की, या हम बात कर रहे हैं IUCN के अनुसार। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो IUCN जो है ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ होता है इसका पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पूरा नाम की अगर हम बात करें IUCN का तो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हिंदी की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। जो IUCN होता है इसका पूरा नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर हम बात कर रहे हैं इस अर्थ पर जो ज्ञात स्पीसीज है या ज्ञात जो जीव है इनकी संख्या की, तो इनके अनुसार हम अगर बात कर रहे हैं तो कितने जो स्पीसीज है इसकी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN अगर इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो 1.7 मिलियन जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ये क्या है, नोन है। ठीक है, नोन बोल रहे हैं या ज्ञात है बोल रहे हैं। क्लियर है?
ये इतने सारे स्पीसीज जो है अभी तक क्या है, ज्ञात है। 1.7 मिलियन, या एक कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इसको लाख में दिया रहेगा तो याद रखना 1.7 मिलियन ना देकर अगर 17 लाख दिया है तो इसका मतलब ही वही है, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं 1.7 to 1.8 दिया रहता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट लेते हैं तो 1.7 लेते हैं, ठीक है। तो इस पृथ्वी पर अब तक की डेट में अगर टिल डेट की बात करें तो लगभग कितनी स्पीसीज ज्ञात है, यहाँ पर 1.7 मिलियन स्पीसीज अब तक ज्ञात है। अब इस स्पीसीज को हम फिर से क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक कैटेगरी इसमें आता है जिसमें आएगा एनिमल की, और दूसरा कैटेगरी हम बात करते हैं इसमें कौन सा, प्लांट की। मतलब एक जो है ये क्या है, जंतु है, और दूसरा इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, पादप की। एनिमल की जो स्पीसीज है इसमें से अब तक की जो ज्ञात स्पीसीज की बात करते हैं तो 1.2 मिलियन ये स्पीसीज किसकी है, जंतु की है। इसका मतलब 1.7 जो मिलियन जीव है, ऑर्गेनिज्म है, इस जीव में से 1.2 मिलियन जो है वो केवल क्या है, जीव जंतु है या जंतु है। और अगर हम बात करते हैं 0.5 जो मिलियन है, ये जो है ये किसका है, पादप का है। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं जो 1.7 है इसमें से अधिकांश जो है वो क्या होते हैं, जंतु होते हैं। तो इसकी संख्या क्या है, अधिक है, इसलिए ये क्या होता है, अधिकांश जीव बोल रहे हैं, ठीक है। अधिकांश जीव इसमें क्या है, जंतु है। और इसमें हम बात कर रहे हैं पादप की संख्या क्या होता है, पादप की संख्या कम है बोल रहे हैं, ठीक है, कम है। ये इस तरह से क्लियर है। अब अगर हम इसको फिर से डिफाइन करते हैं कि जो नॉन स्पीसीज इसमें 1.2 मिलियन में जो एनिमल है इसमें से सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, तो एनिमल में याद रखिएगा जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट मतलब हम बात कर रहे हैं कीट, इसमें क्या है, कीट की अधिकता है, लिख सकते हैं। मतलब ये है कि जितना 1.2 मिलियन है, इस 1.2 मिलियन में जो मैक्सिमम है वो एक्चुअल में इसमें किस में आता है, इंसेक्ट वाले कैटेगरी में आएगा, ठीक है, जीव में आएगा। और अगर प्लांट की में अगर बात करते हैं तो प्लांट में आता है फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। या फिर हम बात करते हैं इसमें कौन सा, जो पुष्पी पादप है, पुष्पी पादप में क्या आता है, एंजियोस्पर्म आता है। तो इसमें जो अधिकता है वो किसकी आता है, एंजियोस्पर्म की आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसको दो कैटेगरी में बात करते हैं। या फिर ये याद रख सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है इसके अनुसार अब तक जो ज्ञात स्पीसीज है, ज्ञात स्पीसीज की जो संख्या है वो कितनी है, इसके अनुसार जो ज्ञात स्पीसीज है उसकी संख्या 1.7 मिलियन है। इस 1.7 मिलियन में हम बात करते हैं जो 1.2 मिलियन है, ये 1.2 मिलियन इसमें क्या है, कीट है। और हम बात करते हैं 0.7 मिलियन, ये 0.7 मिलियन इसमें क्या है, पादप की स्पीसीज है, ठीक है। जिसमें से हम बात कर रहे हैं 1.2 में सबसे ज़्यादा कीट पाए जाते हैं। और पादप की अगर बात कर रहे हैं तो पादप में जो एंजियोस्पर्म है या फ्लावरिंग प्लांट है इसकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो ये तो हो गया, हम बात कर रहे हैं जीवों की। अब अगर हम बात करते हैं इस 1.7 मिलियन की, तो ये जो सभी स्पीसीज है क्या इसको हम एक ही समय में या एक साथ इसका अध्ययन कर सकते हैं? तो इसका एक साथ अध्ययन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए फिर इसको हम क्या करते हैं, एक क्रम अनुसार या फिर हम बात करते हैं एक स्पेशल सीक्वेंस में इसका स्टडी करते हैं। तो इस सीक्वेंस के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक वर्गीकी दिया गया है जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें टैक्सोनॉमी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ये भी क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड। अगर हम बात कर रहे हैं जो टर्म्स है, शब्द की बात कर रहे हैं या टर्म, ये किसने दिया था या सबसे पहले किसने यूज़ किया, तो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है ये दिया था APD
कंडोल ने दिया था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, टैक्सोनॉमी या फिर हम बात कर रहे हैं वर्गीकी जो है, इस वर्गीकी शब्द का क्या किया था, उपयोग किया था। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं इसके वर्गीकी के पितामह की, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी में क्या आता है, इसमें आता है कैरोलस लिनियस आता है। ठीक है, कैरोलस लिनियस, इसको हम क्या करते हैं, कहते हैं वर्गीकी के पितामह बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ये वर्ड यूज करते हैं, वर्गीकी के पितामह बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कैरोलस लिनियस की। अगर इसमें हम बात करते हैं इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, तो इंडियन फादर की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है सेंटा पाव। ये जो सेंटा पाव है ये किस में आता है, भारतीय पितामह, वर्गीकी के जो भारतीय पितामह हैं इसमें आता है कौन सा, सेंटा पाव आता है। ठीक है, तो ये इस तरह से सिंपल याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्गीकी। वर्गीकी जो होता है यह एक क्या होता है, क्रम से अध्ययन किया हुआ एक सीक्वेंशियल स्टडी है, जिसमें हम क्या करते हैं, जीवों की जो अध्ययन है इसकी सुविधा के लिए कुछ विशेष क्रम हम क्या करते हैं, लागू करते हैं। तो टैक्सोनॉमी जो होता है इसको हम 4 स्टेप में बताते हैं। टैक्सोनॉमी इसको क्या करते हैं, 4 स्टेप में, 4 स्टेप में बांटा गया है बोल सकते हैं। देखिए कौन कौन से है। फर्स्ट इसका आता है कैरेक्टराइजेशन, लक्षणीकरण बोल सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं लक्षण अध्ययन बोल सकते हैं। दूसरा इसका आता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचान। तीसरा इसमें पॉइंट जो है ये आएगा आइडेंटिफिकेशन के बाद नॉमेनक्लेचर, इसको हम बोल रहे हैं नामकरण। और फोर्थ हम बात कर रहे हैं इसमें आता है क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण। क्लियर है। तो ये हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी में 4 स्टेप होता है, कैरेक्टराइजेशन, लक्षण अध्ययन, आइडेंटिफिकेशन पहचान, नॉमेनक्लेचर नामकरण और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब हम बोल रहे हैं वर्गीकरण। तो ये हम बात कर रहे हैं 4 पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो है वो है कौन सा, कैरेक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। कैरेक्टराइजेशन मतलब हम बोल रहे हैं किसकी, लक्षण अध्ययन की। तो इस पॉइंट में हम क्या करते हैं, कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है या इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स के हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेप में जो कैरेक्टर्स है या लक्षण है हम इसका अध्ययन करेंगे। तो कैरेक्टराइजेशन पे हम क्या करते हैं, जीव की बाह्य लक्षण का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन। जैसे हम बात कर रहे हैं इसमें आ जाएगा कौन सा, जो मॉर्फोलॉजी होता है, मॉर्फोलॉजी का अध्ययन बोल रहे हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको आकारिकी बोलते हैं, जो बाह्य रूप रचना का अध्ययन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसकी जो मॉर्फोलॉजी है इसका स्टडी किया जाता है। क्लियर है। अब कैरेक्टराइजेशन से लक्षण में जैसे हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखें, मतलब जो हाइट है, इसमें हम बात करें ये जीवों की जो अपेंडेजेस है, उपांग है, ये कितने हैं, ये सब हम किस में अध्ययन करते हैं, कैरेक्टराइजेशंस में। ठीक है, जैसे टेल है या नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं जो पाद नाल है, या हम बात कर रहे हैं कौन सा, जो इनके उपांग अपेंडेजेस की वो कितनी है,
जो बाइपोडल है या टेट्रापोडल है, पाद की संख्या 2 है या 4, ये इस तरह से हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशंस वाला जो स्टेप होता है इसमें अध्ययन करते हैं, इसके जो कैरेक्टर्स हैं या लक्षण हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टराइजेशंस के बाद जो सेकेंड स्टेप आएगा, सेकेंड स्टेप इसका क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब हम बात कर रहे हैं इसमें पहचान की। अब क्या करेंगे, जो पहले से ज्ञात स्पीसीज है उसका हम क्या करते हैं, जो नए स्पीसीज हमको प्राप्त हुआ है उन दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपेयर करते हैं, और कंपेयर के आधार पर जो हम बात करते हैं इसकी जो समान लक्षण रहता है उसके आधार पर उस जीवों को क्या करते हैं कि उस जीवों की निकटता या किससे वो अधिक समान है, ये हम पॉइंट्स किस में करते हैं, आइडेंटिफिकेशन में। तो हम बात कर रहे हैं इसमें क्या करते हैं, पहले से ज्ञात जीव के लक्षण के आधार पर नए जीवों का क्या किया जाता है, नए जीवों के लक्षणों की तुलना तथा इसकी निकटता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है। ये पॉइंट हम बात करते हैं किस में आएगा, आइडेंटिफिकेशन में। क्लियर है, मतलब जो नॉन स्पीसीज है उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पर, ज्ञात स्पीसीज है उसके लक्षण के आधार पर जो अज्ञात स्पीसीज होगा उसके लक्षणों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, जीवों की पहचान करते हैं कि ये जो जीव है वो किस जीव से क्या करते हैं, समानता प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा कौन सा, आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन के बाद थर्ड इसका स्टेप हमारा है कौन सा, इसमें थर्ड स्टेप हमारा है नॉमेनक्लेचर का। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। थर्ड इसमें जो स्टेप है ये कौन सा है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब हम बात कर रहे हैं इसमें आएगा कौन सा, नामकरण। अब अगर हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर या नामकरण की, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो कैरेक्टराइजेशंस है, लक्षण का अध्ययन किए, उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन किए, तो उस आइडेंटिफिकेशन पहचान के आधार पर जिस जीव से वो क्या करता है, समानता या निकटता प्रदर्शित करेगा, उसके अकॉर्डिंग इसका हम क्या करते हैं, एक एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, और हम क्या करते हैं एक विशिष्ट स्पेसिफिक क्या करते हैं, नाम देते हैं उस जीव को। तो ये जो नाम देने की क्रिया या नेम प्रोवाइड करने की जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, नामकरण बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, उपयुक्त तथा विशिष्ट नाम प्रदान करने की क्रिया क्या कहलाता है, नामकरण कहलाता है। ठीक है, नामकरण कहलाता है। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, एप्रोप्रिएट एंड स्पेसिफिक नेम की बात कर रहे हैं। ये दो वर्ड यूज करते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त और स्पेसिफिक विशिष्ट नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, नामकरण कहलाता है। अब नामकरण की अगर हम बात करते हैं, तो नामकरण भी क्या होता है, इसकी जो प्रोसीजर की अगर बात करते हैं, तो नामकरण की जो प्रोसेस होता है ये दो तरह की होती है। देखिए, जीवों का जो नाम है, नामकरण जो हम बात करते हैं, ये दो तरह से कौन कौन सा होता है। एक होता है इसमें वर्नाकुलर, और दूसरा हम बात करते हैं इसमें आएगा कौन सा, साइंटिफिक आएगा।
ठीक है। वर्नाकुलर मतलब हम बात कर रहे हैं सामान्य, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, वैज्ञानिक बोल रहे हैं। अगर वर्नाकुलर नाम की बात कर रहे हैं या सामान्य की, तो ऐसा नामकरण जो किसी ऑर्डिनरी या कॉमन पर्सन के द्वारा किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्नाकुलर नेम बोलते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर इसको कोई स्पेशल साइंटिस्ट है या फिर हम बोल रहे हैं जो जियोलॉजिस्ट है, ठीक है, बायोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, जीव वैज्ञानिक, तो अगर इनके द्वारा जो नामकरण किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, जो वर्नाकुलर नेम होते हैं इसका क्या होता है, किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा किया गया नामकरण, किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा जो किया गया नामकरण होगा इसको हम क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर। और यहाँ पर हम बात करते हैं साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर की, तो यहाँ पर बात करेंगे किसी बायोलॉजिस्ट, जीव वैज्ञानिक के द्वारा किया गया नामकरण, ये क्या कहलाता है, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है। क्लियर है। तो नॉमेनक्लेचर अगर हम बात कर रहे हैं नामकरण की, तो याद रखिएगा बहुत ही सिंपल टर्म्स में दो तरह की नामकरण होता है, एक वर्नाकुलर होता है और एक साइंटिफिक। वर्नाकुलर में हम बात करते हैं ये सामान्य नामकरण की पद्धति है, जिसमें कोई भी एक ऑर्डिनरी पर्सन जो सामान्य व्यक्ति रहता है ये नामकरण करता है। और अगर हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक की, तो साइंटिफिक मेथड में क्या होगा, जो बायोलॉजिस्ट है या जीव वैज्ञानिक है अगर ये नामकरण कर रहे हैं तो इस पद्धति को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिफिक और वर्नाकुलर नाम में। वर्नाकुलर की पहली बात कर रहे हैं, वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर सामान्य नामकरण बोल रहे हैं। देखिए वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर या सामान्य नामकरण में क्या होता है, जैसे इसका डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, परिभाषा देख चुके हैं कि जो कोई भी सामान्य व्यक्ति के द्वारा नामकरण किया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर। अब अगर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं रोज़ की, गुलाब की, तो इसको हिंदी जो रहता है इसमें हम बोलते हैं क्या, गुलाब बोलते हैं। और अगर हम इसको बांग्ला भाषा की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, गुलाब बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करते हैं अलग अलग जो लैंग्वेज होते हैं, भाषा होते हैं, उस भाषाई जो नामकरण होता है या आंचलिक नामकरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य नामकरण या फिर वर्नाकुलर नामकरण। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं लिमिटेशन की, सीमाएं की। तो इसकी सीमाएं या कमियां बोल सकते हैं, क्या क्या होता है। वर्नाकुलर नामकरण जो होता है इसमें सभी जीवों का नामकरण नहीं किया जा सकता। तो हम बात करते हैं इसमें सभी जीव का नामकरण संभव नहीं। अब इस पॉइंट को समझिए कि सभी जीवों का नामकरण संभव क्यों नहीं है, क्योंकि ये नामकरण जो है वो आंचलिक होता है। इसका मतलब जो हमारे आसपास जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाएंगे केवल इसी का नामकरण होता है। दूसरे जगह में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म या जीव रहता है उसका नामकरण इस पद्धति से नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हम बात करते हैं सभी जीवों का जो नामकरण है वो क्या होता है, इसमें पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा, यह
यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक नहीं होता है, नहीं होता है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, इधर देखो हिंदी भाषा में जैसे गुलाब बोल रहे हैं, मतलब नॉर्थ इंडियन जो रहेगा उसको गुलाब बोल रहे हैं रोज को, लेकिन अगर हम बांग्ला की बात करते हैं बंगाली लोग की, तो वो क्या करेगा, गुलाब वर्ड यूज करेगा। इसका मतलब अगर हम उसकी पहचान की बात करें, अगर कोई व्यक्ति हमको, जैसे हम हिंदी हैं तो हमको अगर कोई गुलाब बोले तो हम उसको क्लियर समझ रहे हैं, लेकिन अगर कोई बांग्ला व्यक्ति आके हमारे पास अगर कन्वर्सेशन बातचीत कर रहा है और वो गुलाब गुलाब वर्ड यूज करेगा, तो क्या हम उसको पहचान सकेंगे, नहीं। तो इस तरह से हम बात करते हैं वर्नाकुलर नामकरण होता है वो सार्वत्रिक नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो समझने में या दूसरा जो कन्वर्सेशन सामान्य जो बोलचाल है ये क्या होता है, प्रभावित होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, कुछ ऐसे नामकरण की आवश्यकता हुई जिसमें क्या है, कोई भी जीव रहेगा उसका नामकरण सभी भाषाओं में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए या एक जैसे होना चाहिए। तो फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है दूसरा मेथड की आवश्यकता होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। अब अगर हम साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट होगा, प्रत्येक जीव का क्या होता है, इसमें एक विशेष नाम होता है और वो नाम जो रहता है दूसरे जीवों से भिन्न होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा, ये कैसा होता है, यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल मतलब कैसा होता है, सार्वत्रिक होता है, मतलब ये जो नाम है वो सभी जगहों पर या फिर हम बोलते हैं सब जगह ये कैसा रहता है, एक समान रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो साइंटिफिक नामकरण है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कौन सा, साइंटिफिक नेम की। तो साइंटिफिक नेम में हम लोग बात करते हैं फिर से इसकी जो पद्धति है इसकी, तो साइंटिफिक नेम जो होता है इसकी क्या होता है, दो मेथड यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें आता है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर और दूसरा इसमें आता है कौन सा, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर आता है। ठीक है, तो हमको इसमें दो चीज़ें देखने हैं, एक तो आता है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर और दूसरा आता है इसमें कौन सा, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर आता है। ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले इसमें देखना है कौन सा, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, फिर हम लोग देखेंगे ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो पहला हम लोगों को यहाँ से देखना है कौन सा, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विनामकरण पद्धति बात कर रहे हैं। ठीक है, द्विनामकरण पद्धति। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में अक्सर जो स्टूडेंट्स रहते हैं उसको कन्फ्यूजन रहता है। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन आया बाइनॉमियल जो नॉमेनक्लेचर है, द्विनामकरण पद्धति, सबसे पहले किसने प्रपोज किया, मतलब इसकी जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले किसने दिया, तो हम द्विनामकरण पद्धति जैसे ही देखते हैं सीधे टिक लगाते हैं कैरोलस लिनियस को। जबकि इसका अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहला प्रस्ताव जो है वो किसने दिया था, कैस्पर बाहुइन ने दिया था। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहीं से, सबसे पहले इसका क्या है, प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। इसका प्रस्ताव या हम बात कर रहे हैं प्रपोजल की, तो प्रपोजल किसने दिया था, इसको दिया था कैस्पर बाहुइन ने दिया था। ठीक है, कैस्पर बाहुइन ने इसको क्या किया था, सबसे पहले इसका प्रस्ताव दिया था। इसके जो बुक का नाम है जिसमें इन्होंने क्या किया था, इसके प्रस्ताव के बारे में दिया था, इसका बुक का नाम है पाइनेक्स। इसमें उन्होंने सुझाव दिया था
और अगर हम बात कर रहे हैं ईयर की, तो इन्होंने इसको डिफाइन किया था 1671 में, 1671 में इसके बारे में क्या किया था, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ये बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की जो प्रस्ताव है, ये तो हो गया कैस्पर्ड बाहुइन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इसकी प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं इसकी रूल्स की। तो प्रिंसिपल या रूल्स है, इसको किसने दिया था, इसको दिया कैरोलस लिनियस ने दिया। ठीक है, अब इसको जो रूल्स है इसको किस में दिया था, जो बुक का नाम है जिसमें इसके बारे में बताया था, तो बुक का जो है ये कौन सा बुक है, फिलोसफिका बॉटनिका। इसमें इनके बारे में इन्होंने क्या किया था, सुझाव मतलब वो सिद्धांत या रूल्स दिया। और अगर हम बात कर रहे हैं ईयर की, तो इन्होंने इसको दिया था कितना, 1751 में। चूँकि उन्होंने क्या किया, द्विनामकरण पद्धति की जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और इसके जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, इसके बारे में सुझाव दिया था, या ये बोल सकते हैं इसके सिद्धांत को दिया था। इसलिए कैरोलस लिनियस को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, या फिर हम इसके जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की जो इसका क्रेडिट्स है, ठीक है, मतलब हम इसके जो क्रेडिट श्रेय बोलते हैं जो द्विनामकरण पद्धति का, वो फिर किसको जाता है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो याद रखिएगा, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय, अगर ये क्वेश्चन आया तब हम बात करते हैं कौन सा आएगा, कैरोलस लिनियस का। लेकिन अगर आया प्रपोज्ड बाय या फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय, सबसे पहले सुझाव अगर आया तब क्या आएगा, कैस्पर्ड बाहुइन आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें प्रिंसिपल के बाद फर्स्ट टाइम, मतलब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का प्रयोग। अगर इसकी प्रयोग की बात कर रहे हैं तो इसका प्रयोग भी किसने किया था, सबसे पहले इसका प्रयोग भी कैरोलस लिनियस ने किया था। ठीक है, किसने किया, कैरोलस लिनियस ने, ये इन्होंने किया था। इसके लिए जो बुक जिसमें इन्होंने सबसे पहले इसका जो लिखा था, इसका है स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने क्या किया था, प्लांट्स नॉमेनक्लेचर के लिए यूज किया था। ठीक है, नॉमेनक्लेचर मतलब वनस्पतियों के नामकरण के लिए इन्होंने इसका क्या किया था, यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गया प्लांट्स का, और दूसरा हम बात कर रहे हैं द्वितीय या सेकेंड टाइम। दूसरी बार, सेकेंड टाइम बोल सकते हैं, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अच्छा, यहाँ पर अगर ईयर की बात करते हैं तो मेंशन कर सकते हैं, सबसे पहले जो है इसमें ईयर जो है सन कब आएगा, 1753 में आएगा। दूसरी बार अगर बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं का प्रयोग की, तो दूसरा बार भी जो प्रयोग है ये किसने किया था, कैरोलस लिनियस ने ही किया था। ठीक है, इन्होंने किया था। और इसकी जो बुक का नाम है, बुक कौन सा है, सिस्टेमा नेचुरी है। अब सिस्टेमा जो नेचुरी है, इसमें उन्होंने किसके लिए किया था, लिख सकते हैं फॉर एनिमल, मतलब हम बात कर रहे हैं पहली बार जो यूज़ किया प्लांट के लिए किया था, यहाँ पर दिख रहे हैं पौधों के लिए। दूसरी बार जब उपयोग किया तो किसके लिए किया, एनिमल के लिए। अगर इसका जो ईयर की बात करें सन की, तो इसमें आएगा 1758 आएगा। क्लियर है। तो ये इस तरह से कुछ जो पॉइंट्स है ये याद रखिएगा जो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गया इसकी हिस्ट्री वाला पॉइंट जो द्विनामकरण पद्धति है।
नेक्स्ट हम लोगों को इसकी द्विनामकरण पद्धति की जो कंडीशंस है इसको देखना है कि क्या क्या कंडीशंस हम बात करते हैं द्विनामकरण पद्धति की। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है उसके जो रूल्स है या नियम जो है इनकी बात कर रहे हैं। तो हमको देखना है रूल्स ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, नियम की बात कर रहे हैं। देखिए अगर हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के नियम की बात कर रहे हैं तो टोटल जो है इसकी 76 रूल्स या फिर इसके आर्टिकल्स जो है ये बनाया गया है, जिसमें से हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो उसकी बात करना है। ठीक है, तो पहले हम रूल देखें। इसके लिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे। तो एग्जाम्पल सपोज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, मैंगो की, आम की बात कर रहे हैं। तो आम का जो साइंटिफिक नेम होता है ये क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका होता है। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। देखिए अब इसके बेसिस पर हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इसके रूल्स या नियम के डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसके रूल में कि जो साइंटिफिक नेम होता है जिसमें जनरली क्या होता है, 2 वर्ड्स या 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक नेम या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में 2 कंपोनेंट या फिर इसको बोल सकते हैं पद होते हैं। फर्स्ट जो है, फर्स्ट पद या कंपोनेंट या शब्द बोलें तो फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है इसको बोलते हैं जेनरिक नेम, और सेकेंड जो कंपोनेंट है, सेकेंड कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, ये इसका कहलाता है स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि नाम दिख रहे हैं कि एग्जाम्पल हम लोग लिखे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या दिख रहा है, इसका जेनरिक वाला नाम है, और ये क्या है, इसमें स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, तो ये हो गया इसके फर्स्ट पॉइंट की। सेकेंड हम लोग बात करते हैं जनरली क्या होता है, ये जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर लैटिन भाषा से लिया गया है। मतलब इसमें जो वर्ड रहता है या हम बात करें नामकरण जो है ये क्या होता है, लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें तो जो जेनरिक नेम रहते हैं इसकी पहला लेटर जो रहेगा ये जनरली क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। और अगर इसकी बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एपिथेट की, तो स्पेसिफिक एपिथेट जो रहता है ये क्या होता है, स्मॉल जो लेटर है इससे स्टार्ट होता है। तो थर्ड पॉइंट हम बात कर रहे हैं जेनरिक नेम, वंश नाम है, ये जेनरिक नेम बोलते हैं, हिंदी में याद रख सकते हैं। पहला वर्ड जो रहता है ये वंश नाम है, जेनरिक नेम या वंश का नाम कैपिटल लेटर से, बड़े अक्षर से स्टार्ट होता है, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट मतलब जाति नाम जो रहता है, जाति नाम जो रहेगा ये क्या होता है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, इसका थर्ड पॉइंट क्लियर है। अगर हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक नेम में तो ये इसका क्या है, जीनस वाले टर्म्स है,
और ये इसका क्या है, स्पीसीज एपिथेट है, ये इसकी जाति नाम को शो कर रहा है और ये इसकी वंश को शो कर रहा है। क्लियर है। तो ये हम बात कर रहे हैं वंश का जो पहला लेटर रहता है कैपिटल रहेगा और जाति का जो पहला लेटर रहता है ये स्मॉल। यहाँ से क्लियर होगा, देखो मैंने यहाँ पर एम को कैपिटल लिखा हुआ है और यहाँ पर आई को मैंने इसमें स्मॉल लिखा हुआ है। क्लियर है। तो ये इसका थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट फोर्थ, अगर हम बात कर रहे हैं हैंड रिटन की, अगर हाथ से लिखा जा रहा है तब क्या होगा और अगर प्रिंटेड है तब। यहाँ लिखते हैं जब क्या है साइंटिफिक नेम की बात कर रहे हैं या बाइनॉमियल वही बोले, तो जब इसे प्रिंट किया जाता है तब यह इटैलिक्स में होता है, ठीक है। इटैलिक्स मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं इटैलिक्स, या फिर हिंदी में इसके लिए याद कर सकते हैं तिरछा होता है, या तिरछा लेटर में इसको क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ की बात करते हैं, ठीक है। जब इसे हाथ से लिखा जाता है, हैंड रिटन रहेगा, तब वंश तथा जाति, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, जीनस एंड स्पीसीज की, को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको क्या करते हैं, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। जैसे कि मैंने देखिए इसमें नीचे में अंडरलाइन किया हुआ है, ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये इसका पांचवा रूल था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 5 के बाद इसका जो 6 रूल है इसकी बात कर रहे हैं। 6 की बात करते हैं तो 6 पॉइंट इसमें हम लोग बताते हैं नंबर ऑफ लेटर की। तो अगर हम बात कर रहे हैं अक्षर की संख्या की बात कर रहे हैं, अक्षर की संख्या, ठीक है, या हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ लेटर की, तो इसमें याद रखिएगा अगर हम बात कर रहे हैं न्यूनतम की, या हम बात कर रहे हैं मिनिमम लेटर यहाँ पर हो सकता है 3, और अधिकतम की बात कर रहे हैं अधिकतम, या फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम यहाँ पर हो सकता है कितना, 12 लेटर हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट 7 में हम बात करते हैं यहाँ पर साइंटिस्ट, मतलब वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट, या फिर हम बात कर रहे हैं ऑथर की, ऑथर का नाम जाति नाम के बाद लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो ऑथर या राइटर है इसका जो नाम है वो जाति के बाद लिखा जाता है। दूसरा, ऑथर जो रहता है का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। याद रखिएगा इसका जो नाम रहता है ये कैसा लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, पूरा नहीं लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें ऑथर का जो नाम रहता है, मतलब लेखक का जो नाम रहेगा, इसका नाम जो रहता है ये किस में रहता है, रोमन भाषा में होता है, ठीक है, रोमन भाषा में लिखा जाता है। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये तिरछा नहीं रहता है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, शॉर्ट फॉर्म हो गया ऑथर का नाम ये, और लास्ट ऑथर के नाम के नीचे अंडरलाइन नहीं किया जाता, नहीं
किया जाता है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड तुम लोगों को याद रखना है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखते हैं। इसके आगे जो है नॉमेनक्लेचर से लेकर या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में कुछ पॉइंट्स और है, जैसे हम इसमें बात करेंगे जो सिनोनिम्स होते हैं, ऑटोनिम्स होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद ट्राइनॉमियल और इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।